हेलो स्टूडेंट्स, आज की वीडियो में हम सीखेंगे नॉर्मेलिटी, है ना। नॉर्मेलिटी किस तरीके से कैलकुलेट करेंगे हम इस वीडियो में जानेंगे। सबसे पहले नॉर्मेलिटी का फार्मूला क्या होता है, तो नॉर्मेलिटी को आप कैपिटल एन से डिनोट करेंगे। नॉर्मेलिटी इज इक्वल टू होगा नंबर ऑफ इक्विवेलेंट ऑफ सोल्यूट, इक्विवेलेंट ऑफ सोल्यूट डिवाइडेड बाय होगा वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन। ठीक है, ये हमें पता होना चाहिए कि नंबर ऑफ इक्विवेलेंट ऑफ सोल्यूट डिवाइडेड बाय वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन। इस तरीके से हम कैलकुलेट करेंगे नॉर्मेलिटी को। अब नंबर ऑफ इक्विवेलेंट को आप एन ई क्यू के थ्रू डिनोट करेंगे और वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन को आप वी एल के थ्रू डिनोट करेंगे। नंबर ऑफ इक्विवेलेंट डिवाइडेड बाय वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर। अब नंबर ऑफ इक्विवेलेंट किस तरीके से कैलकुलेट करेंगे, नंबर ऑफ इक्विवेलेंट इज इक्वल टू वेट डिवाइडेड बाय इक्विवेलेंट मास। ठीक है, नंबर ऑफ इक्विवेलेंट इज इक्वल टू वेट डिवाइडेड बाय इक्विवेलेंट मास। और इक्विवेलेंट मास जो होगा, इक्विवेलेंट मास इज इक्वल टू मोलर मास डिवाइडेड बाय एन फैक्टर। अब ये एन फैक्टर क्या होगा ये भी हम कैलकुलेट करेंगे, पर आपको इतना पता होना चाहिए कि नॉर्मेलिटी इज इक्वल टू नंबर ऑफ इक्विवेलेंट ऑफ सोल्यूट डिवाइडेड बाय क्या होगा, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन। नंबर ऑफ इक्विवेलेंट को आप एन ई क्यू के थ्रू डिनोट कर रहे हैं, डिवाइडेड बाय वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर। नंबर ऑफ इक्विवेलेंट को कैलकुलेट करा वेट, है ना, तो हम यहाँ पर लिख सकते हैं वेट डिवाइडेड बाय इक्विवेलेंट मास। ठीक है, इक्विवेलेंट मास को हमने ई एम के थ्रू डिनोट किया। इक्विवेलेंट मास ई एम जो होगा वो मोलर मास डिवाइडेड बाय एन फैक्टर। अब आप इस फार्मूले में रखेंगे तो नॉर्मेलिटी इज इक्वल टू क्या होगा, नॉर्मेलिटी इज इक्वल टू यहाँ पर नंबर ऑफ इक्विवेलेंट को क्या लिख सकते हैं आप, वेट। ठीक है, तो वेट डिवाइडेड बाय क्या होगा, इक्विवेलेंट मास। ठीक है, तो इक्विवेलेंट मास को अपन ऐसा लिख सकते हैं, इक्विवेलेंट मास, और यहाँ पर आ जाएगा वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर। ठीक है, नॉर्मेलिटी इज इक्वल टू वेट को आपको ऐसा ही लिख देना। इक्विवेलेंट मास को क्या लिखना है, मोलर मास डिवाइडेड बाय एन फैक्टर। मोलर मास को अपन लिख रहे हैं एम एम, और एन फैक्टर को एन फैक्टर ही लिख रहे हैं। तो देखो इक्विवेलेंट मास की जगह हम क्या लिख रहे हैं, इक्विवेलेंट मास की जगह मोलर मास, तो यहाँ पर लिखा हमने मोलर मास डिवाइडेड बाय क्या है, एन फैक्टर। तो एन फैक्टर को आप ऊपर लिख देंगे तो यहाँ आ जाएगा एन फैक्टर। ठीक है, एन फैक्टर और इनटू वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर। तो इस तरीके से आप कैलकुलेट कर पाएंगे, जो आपको यहाँ पर दिख पा रहा होगा। तो नॉर्मेलिटी इज इक्वल टू वेट डिवाइडेड बाय इक्विवेलेंट मास इनटू एन फैक्टर डिवाइडेड बाय वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर। ये हमारे पास एक फार्मूला होगा जिसके थ्रू आप नॉर्मेलिटी को कैलकुलेट करेंगे। अब यहाँ पर हमें ये तो बात समझ में आ जाती कि नॉर्मेलिटी इज इक्वल टू वेट क्वेश्चन में गिवन होगा, मोलर मास हम कैलकुलेट कर सकते हैं, और वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर ये भी क्वेश्चन में गिवन होगा जिसको हम कैलकुलेट करेंगे। अब ये एन फैक्टर क्या चीज़ होती है, तो एन फैक्टर जो रहेगा वो डिपेंड करेगा कि आपका सोल्यूट कैसा है। आपका सोल्यूट एसिड भी हो सकता है, बेस भी हो सकता है, सॉल्ट भी हो सकता है, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, रिड्यूसिंग एजेंट हो सकता है। तो यहाँ पर मैं आपको बताऊँगा कि कैलकुलेशन किस तरीके से किया जाता है। तो कैलकुलेशन ऑफ एन फैक्टर, ठीक है, कैलकुलेशन ऑफ एन फैक्टर। सबसे पहली बात हम बात कर लेते हैं क्या, इन द केस ऑफ एसिड, इन द केस ऑफ एसिड। ठीक है, अब एसिड का इन्फेक्टर आपको कैलकुलेट करना हो तो किस तरीके से करेंगे, तो हम यहाँ पर बोल सकते हैं क्या, नंबर ऑफ H प्लस आयंस गिवन बाय एसिड। ठीक है, इन एक्वस सॉल्यूशन, एक्वस सॉल्यूशन। तो आपको एसिड का H प्लस, एसिड कितना H प्लस डोनेट कर रहा है एक्वस सॉल्यूशन में, वही उसका क्या होगा, एन फैक्टर होगा, है ना। हम यहाँ पर एन फैक्टर का कैलकुलेशन कर रहे हैं, तो यहाँ पर जो नंबर ऑफ H प्लस आयंस गिवन बाय एसिड इन एक्वस सॉल्यूशन, जैसे हम बात करें यहाँ पर HCl की, HCl जो रहेगा वो एक्वस सॉल्यूशन में क्या कर रहा है, एक्वस सॉल्यूशन में H प्लस और Cl माइनस में डिवाइड हो जाता है। अब देखो यहाँ पर कितना H प्लस दे रहा है, एक दे रहा है, तो यहाँ पर इसका जो एन फैक्टर होगा वो कितना होगा, तो एन फैक्टर जो होगा वो होगा 1। ठीक है, ऐसे हम बात करें H2SO4 की, H2SO4 जो रहेगा वो एक्वस सॉल्यूशन में क्या होगा,
कितने H प्लस दे रहा है, 2H प्लस दे रहा है सपोज करो, तो 2H प्लस है ना, 2H प्लस दे रहा है और SO4 2 माइनस। ठीक है, तो यहाँ पर जो इसका एन फैक्टर कितना होगा, एन फैक्टर जो रहेगा वो हो जाएगा 2, है ना। ऐसा भी हो सकता है H2SO4 के केस में, है ना, क्वेश्चन में गिवन रहेगा आपको पार्शियली डिसोसिएट हो रहा, वैसे तो ये स्ट्रॉन्ग एसिड है तो ये क्या हो जाएगा, कंप्लीटली डिसोसिएट होगा, और कंप्लीटली डिसोसिएट होगा तो क्या देगा, 2H प्लस देगा, है ना। और यदि ये 1H प्लस भी डोनेट कर सकता है तो यहाँ पर हम 1H प्लस दे रहा है, क्वेश्चन में कंडीशंस गिवन होगी, है ना, तो यहाँ पर एक ही ये एक H प्लस भी डोनेट कर सकता है। तो जब एक H प्लस डोनेट करेगा तो इसका एन फैक्टर जो होगा वो कितना होगा, एन फैक्टर होगा 1। ऐसे हम बात करें एसिटिक एसिड की CH3COOH, तो ये एक्वस सॉल्यूशन में क्या करेगा, CH3COO माइनस प्लस H प्लस, ये एक वीक एसिड होता है तो कितना H प्लस प्रोड्यूस कर रहा है, 1H प्लस प्रोड्यूस कर रहा है, तो इसका एन फैक्टर भी कितना होगा, 1 होगा, एन फैक्टर होगा 1। ठीक है, तो इस तरीके से आप एन फैक्टर एसिड के केस में कैलकुलेट कर पाएंगे। यदि आपके पास बेस हो तो हम यहाँ पर लिख सकते हैं इन द केस ऑफ बेस। तो बेस के केस में क्या होगा, बेस के केस में नंबर ऑफ OH माइनस आयंस गिवन बाय बेस इन एक्वस सॉल्यूशन। तो एक्वस सॉल्यूशन में कितना OH आयंस प्रोड्यूस करेगा उसके बेस पर आप किसी भी बेस के एन फैक्टर को कैलकुलेट करेंगे। जैसे हम बात करें KOH की, तो क्या होगा, KOH जो रहेगा वो K प्लस और OH माइनस, मतलब ये एक OH आयंस प्रोड्यूस कर रहा है तो इसका एन फैक्टर कितना होगा, इसका एन फैक्टर जो होगा वो कितना होगा, 1 होगा। ऐसे ही हम बात कर सकते हैं NaOH की, तो NaOH कितना OH आयंस को प्रोड्यूस कर रहा है, Na प्लस प्लस OH माइनस, तो यहाँ पर इसका एन फैक्टर कितना होगा, इसका एन फैक्टर भी 1 होगा। तो इस तरीके से आप एन फैक्टर बेस के केस में कैलकुलेट कर पाएंगे। ऐसा भी हो सकता है कि आपके पास सॉल्ट हो जाए। ठीक है, आपके पास जब सॉल्ट होगा तब आप क्या करेंगे, तो सॉल्ट के केस में मैं नेक्स्ट पेज पर कर रहा हूँ यहाँ पर, है ना। थर्ड जो रहेगा हमारे पास एन फैक्टर फॉर सॉल्ट। तो जब सॉल्ट की बारी आएगी तो सॉल्ट में क्या होगा, टोटल आपको क्या लेना है, टोटल मैग्नीट्यूड ऑफ पॉजिटिव और नेगेटिव, या तो पॉजिटिव ले लेंगे या फिर नेगेटिव ले लेंगे आप। ठीक है, चार्ज। जैसे हम बात करें यहाँ पर NaCl की, तो NaCl क्या करेगा, यहाँ पर NaCl जो रहेगा वो Na प्लस और Cl माइनस, आप या तो पॉजिटिव ले लो या नेगेटिव ले लो। तो यहाँ पर आप पॉजिटिव ले रहे हो तो एन फैक्टर कितना होगा, एन फैक्टर होगा 1, है ना। ऐसा नहीं कि -1 ले लें हम, क्योंकि एन फैक्टर एक नंबर होता है, चाहे वो प्लस का 1 हो चाहे माइनस हो, आपको लेना प्लस में ही है ना। जैसे हम बात करें यहाँ पर Na2CO3 की, तो 2Na प्लस प्लस CO3 माइनस का 2। ठीक है, तो यहाँ पर Na के ऊपर एक प्लस है, 2Na के ऊपर 2 प्लस है, तो आपका एन फैक्टर कितना होगा, एन फैक्टर जो रहेगा आपका वो होगा 2, है ना। आप या पॉजिटिव ले लो या नेगेटिव ले लो, पर आपको एन फैक्टर हमेशा पॉजिटिव में ही लेना है ना। हम बात करते हैं एल्युमिनियम सल्फेट की, Al2SO4 का होल थ्राइस, यहाँ पर आपके पास होगा 2Al3 प्लस प्लस SO4 माइनस का 2। देखो 3 2 जा 6, एक Al पर 3 प्लस है तो 2 Al पर कितना है, 6 प्लस होगा, तो यहाँ पर एन फैक्टर कितना हो जाएगा, एन फैक्टर होगा 6। ठीक है, तो ये एसिड बेस और सॉल्ट की बात हो गई। ठीक है, तो आपको इस तरीके से कैलकुलेट करना है एन फैक्टर का कैलकुलेशन। ठीक है, अब हम बात कर लेते हैं ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की, तो यहाँ पर होगा फोर्थ हमारे पास एन फैक्टर फॉर ऑक्सीडाइजिंग एजेंट और रिड्यूसिंग एजेंट। ठीक है, तो इसमें क्या होगा, याद रखिए आप, जब भी आपको ऑक्सीडाइजिंग एजेंट या रिड्यूसिंग एजेंट का एन फैक्टर कैलकुलेट करना होगा तो वो आपको करना होगा नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर्ड, कितने इलेक्ट्रॉन्स ट्रांसफर कर दे। तो हम यहाँ पर बात करते हैं सबसे पहले
KMnO4 की, ठीक है। KMnO4 जो रहेगा वो एसिडिक मीडियम में क्या करेगा, एसिडिक मीडियम में, ठीक है। यहाँ पर Mn जो रहेगा वो +7 ऑक्सीडेशन स्टेट में होता है। अब यहाँ पर ये एसिडिक मीडियम होगा तो क्या हो जाएगा, Mn+2 में चेंज हो जाएगा। किस में चेंज हो जाएगा, +2 में। कितने इलेक्ट्रॉन्स का चेंज आ रहा है, तो यहाँ देखो +7 से जा रहा है +2 में, मतलब यहाँ पर ऑक्सीडेशन नंबर या चार्ज हो रहा है डिक्रीज। कितने इलेक्ट्रॉन का चेंज आ रहा है, +7 और +2, 5 इलेक्ट्रॉन्स का चेंज आ रहा है। तो यहाँ पर n फैक्टर जो होगा वो कितना होगा, 5 होगा, ठीक है। मतलब आपको ये याद रखना है कि जब भी KMnO4 एसिडिक मीडियम में होगा तब उसका n फैक्टर कितना होगा, 5 होगा, ठीक है। ऐसे बेसिक मीडियम में भी हो सकता है, तो KMnO4 जो रहेगा वो आपका +7 है ना। ये बेसिक मीडियम में होगा। बेसिक मीडियम में कितना होगा, तो याद रखें आप, बेसिक मीडियम में ये चेंज होता है K2MnO4 में, है ना। मतलब यहाँ पर K2MnO4 में इसका देखें तो आप +6 हो रहा है, और +6 से होगा तो इसका n फैक्टर कितना होगा, +7 से +6 में जा रहा है, मतलब इसका n फैक्टर जो होगा 1 इलेक्ट्रॉन का चेंज आ रहा है, तो n फैक्टर जो होगा वो कितना होगा, n फैक्टर होगा 1। कितना होगा, 1 होगा, ठीक है। इसी तरीके से KMnO4 न्यूट्रल मीडियम में भी हो सकता है, तो KMnO4 जो रहेगा यहाँ पर +7 में रहेगा, और यदि ये न्यूट्रल मीडियम में होगा तो आपको क्या करना है, ये न्यूट्रल मीडियम में MnO2 में चेंज होता है, मतलब यहाँ पर +4 हो रहा है। कितने इलेक्ट्रॉन्स का चेंज आ रहा है, 3 इलेक्ट्रॉन का, +7 से जा रहा है, +4 में जा रहा है, तो यहाँ पर 3 इलेक्ट्रॉन्स का चेंज आ रहा है, तो n फैक्टर जो होगा वो कितना होगा, n फैक्टर = होगा 3, ठीक है। इस तरीके से आपको कैलकुलेशन करना है। जैसे हम बात करें यहाँ पर इक्विवेलेंट मास की, ठीक है। इक्विवेलेंट मास ऑफ KMnO4 इन एसिडिक मीडियम, है ना। एसिडिक मीडियम में KMnO4 का मास कितना होगा, देखो तो इक्विवेलेंट मास की हम बात करें तो इक्विवेलेंट मास = मोलर मास डिवाइडेड बाय n फैक्टर, है ना। इक्विवेलेंट मास किस तरीके से कैलकुलेट किया जाता है वो हम इधर देख ही चुके हैं। इक्विवेलेंट मास = मोलर मास डिवाइडेड बाय n फैक्टर, तो मोलर मास KMnO4 का होता है 158। कितना होगा ये, 158 डिवाइडेड बाय एसिडिक मीडियम की हमने बात की है ना। एसिडिक मीडियम में देखो आप कितना आ रहा है, n फैक्टर 5 आ रहा है, तो यहाँ पर 5 से डिवाइड कर देना है। 5 से डिवाइड करेंगे तो आपके पास आ जाएगा 31 पॉइंट में आ जाएगा 6, ठीक है। ऐसे ही इक्विवेलेंट मास ऑफ KMnO4 इन बेसिक मीडियम, है ना। बेसिक मीडियम में क्या होगा, मोलर मास डिवाइडेड बाय n फैक्टर, तो मोलर मास कितना इसका 158 ही होगा, बट n फैक्टर कितना होगा बेसिक मीडियम में 1 होगा, मतलब कितना आएगा 158 आ रहा, मतलब जो इसका मोलर मास है वही इसका क्या है, इक्विवेलेंट मास है बेसिक मीडियम में, है ना। यहाँ हम बेसिक मीडियम की बात कर रहे हैं, यहाँ एसिडिक मीडियम की बात कर रहे थे। एसिडिक मीडियम में n फैक्टर जो होता है 5 हो रहा था, बेसिक मीडियम में n फैक्टर 1 होता है, ठीक है। अब हम न्यूट्रल मीडियम की बात कर लेते तो इक्विवेलेंट मास ऑफ KMnO4 इन न्यूट्रल मीडियम, न्यूट्रल मीडियम में कितना होगा, तो यहाँ पर 158 मोलर मास होगा, और n फैक्टर कितना आएगा, 3 आएगा। 3 से डिवाइड करेंगे तो समथिंग आएगा 52.66, ये आ जाएगा क्या इसका इक्विवेलेंट मास। तो इस तरीके से आपको n फैक्टर का कैलकुलेशन करना है और मोलरिटी का कैलकुलेशन इस तरीके से करना है। ये टर्म आपको क्लियर हो चुकी होगी। नॉर्मेलिटी = नंबर ऑफ इक्विवेलेंट ऑफ सोल्यूट डिवाइडेड बाय वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन। नंबर ऑफ इक्विवेलेंट को आपने NEQ के थ्रू नोट किया, डिवाइडेड बाय वॉल्यूम। नंबर ऑफ इक्विवेलेंट कैलकुलेट करने के लिए वेट डिवाइडेड बाय इक्विवेलेंट मास, ठीक है। इक्विवेलेंट मास को किस तरीके से कैलकुलेट किया जाएगा, मोलर मास डिवाइडेड बाय n फैक्टर। तो हमारे पास एक फार्मूला बना था, नॉर्मेलिटी = नंबर ऑफ इक्विवेलेंट की जगह हमने क्या रखा, वेट, ठीक है। वेट डिवाइडेड बाय इक्विवेलेंट मास, और इक्विवेलेंट मास क्या होगा हमारे पास, इक्विवेलेंट मास जो होता है वो मोलर मास डिवाइडेड बाय n फैक्टर, तो मोलर मास डिवाइडेड बाय n फैक्टर, तो n फैक्टर को हमने ऊपर लिख दिया, डिवाइडेड बाय वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर। तो इस तरीके से आप n फैक्टर का और मोलरिटी का नॉर्मेलिटी का कैलकुलेशन कर पाएंगे, ठीक है। थैंक यू।